Hello student, welcome in Sri Krishna School online classes. Today we will going to learn the chapter number first, the remaining question, and this is the last question of the chapter number first. And the question is, what is the importance of statistics in economics? Economics में statistics की क्या importance है वो हमें बतानी है, right? तो देखिए फर्स्ट जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. इट मीन्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का को क्वांटिफाई करना, उसको क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, ये किसका काम है, स्टैटिस्टिक्स का, जो कि स्टैटिस्टिक्स की इम्पोर्टेंस बन गई है. इसे पढ़िए. कंसिडर एनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, बी इट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज और द प्रॉब्लम ऑफ श्रिंकिंग एक्सपोर्ट्स. द फर्स्ट टास्क ऑफ द इकोनॉमिस्ट इज टू अंडरस्टैंड इट्स मैग्नीट्यूड थ्रू इट्स क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन. मीन्स कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो, चाहे कि प्राइस राइज हो रहे हैं या फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है या फिर कोई भी ऐसी कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो, सबसे पहले इकोनॉमिक्स का जो काम है वो क्या है कि उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को किस में कन्वर्ट करना, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन में. अब मान लीजिए जैसे अगर मैं इसमें आपको एग्जांपल दूं, तो जैसे अगर हम ये कह दें कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम है, राइट. तो सही है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो बन गई हमारी, अनएम्प्लॉयमेंट हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम बन गई. लेकिन अब उस अनएम्प्लॉयमेंट को हमें क्या करना है, क्वांटिफाई करना है. मीन्स उसको क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन देना है. तो वो कैसे दे पाएंगे हम फिर उसको फर्दर स्टडी करेंगे और उसमें ये निकालेंगे कि मान लीजिए कि इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 20% जो हिस्सा है वो क्या है, अनएम्प्लॉयड है. 20% जो पॉपुलेशन है वो क्या है, अनएम्प्लॉयड है, राइट. एंड फर्दर फिर उसको स्टडी करें तो 20% जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है वो इस रीजन में है, मीन्स रूरल एरियाज़ में है, अर्बन एरियाज़ में है, कहाँ पर है. तो हमारे पास सबसे पहले इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी अनएम्प्लॉयमेंट, और उस अनएम्प्लॉयमेंट को हमें फर्दर क्या कर दिया, क्लैरिफाई कर दिया, उसको फर्दर उसकी स्टडी कर दी. तो क्या हो गया, वो क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन हो गया, राइट. नेक्स्ट है हमारे पास इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन. स्टैटिस्टिक्स की इम्पोर्टेंस ये भी है कि इससे हम क्या कर पाते हैं, इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन कर पाते हैं. क्या है ये देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आता है इंटरसेक्टोरल, मतलब जो इकोनॉमिस्ट है वो यहीं पर नहीं रुकता इस फर्स्ट वाली स्टेज पे. क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन तो उसने कर दिया, नेक्स्ट में वो क्या करेगा, इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन. तो आपको यहाँ पर इन दोनों को समझना है. इंटरसेक्टोरल कंपैरिजन का मतलब है कि वो जो हमारी पूरी इकोनॉमी है इंडिया, उसके डिफरेंट रीजन में, मान लो उसने एक प्रॉब्लम देखी थी कि इंडिया में टोटल 20% पॉपुलेशन ऐसी है जो अनएम्प्लॉयड है. नाउ इंटरसेक्टोरल कंपैरिजन में वो ये देखेगा कि वो 20% पॉपुलेशन कहाँ फॉल करती है, राइट. रूरल एरियाज़ में फॉल करती हैं, अर्बन एरियाज़ में फॉल करती हैं, कौन से रीजन में फॉल करती हैं, दैट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरसेक्टोरल, राइट. नेक्स्ट आती है इंटरटेम्पोरल. ये क्या होती है इंटरटेम्पोरल? इंटरटेम्पोरल का मतलब है कि भाई ठीक है, अनएम्प्लॉयड पर्सन तो है और इस एरिया में है. इंटरटेम्पोरल का मतलब है कि किस टाइम पर है, राइट. अनएम्प्लॉयड पर्सन तो है, अनएम्प्लॉयड तो है वो, लेकिन कौन से टाइम पीरियड पर है, कौन से प्लान में है, कौन से पीरियड में वो अनएम्प्लॉयड थे, वो क्या होता है, इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन, राइट. थर्ड क्या है हमारे पास, वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. तो यहाँ पर हम देखेंगे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में क्या होता है कि जो इकोनॉमिस्ट हैं वो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती हैं उसके कॉज और कॉज क्या इफेक्ट पड़ेगा उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम पर, वो सभी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. यहाँ पर वो प्रॉब्लम को फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद उसकी डिफरेंट जो भी वो उससे रिलेट करते हुए रेमेडी प्रोवाइड कर सकते हैं वो उनको प्रोवाइड करेंगे, राइट. तो यहाँ पर जैसे उन्होंने मान लिया कि ये देख लीजिए कि इकोनॉमिस्ट ने स्टडी की और उसने ये पाया कि इकोनॉमी में जो डिमांड है वो कम हो रही है, डिमांड कम हो रही है. तो डिमांड कम होने के पीछे के रीज़न क्या है, तो इंटरल वर्किंग आउट कोज में क्या किया उसने, डिमांड कम तो हो रही है तो देख लिया उसने, लेकिन क्यों हो रही है उसके कोजेज़ को फाइंड आउट करेगा. कम क्यों हो रही है, लोगों की इनकम कम हो रही है या फिर क्या हो रहा है, लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, ठीक है. उसके कोजेज़ फाइंड आउट करेगा और कोजेज़ को फाइंड आउट करने के बाद कुछ रेमेडीज़ या फिर जो भी वो उसके
डिसीजन उससे रिलेटेड जो दे सकता है डायग्नोज करके, वो उसको प्रोवाइड करेंगे इकोनॉमिस्ट, राइट। फोर्थ में कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज और इकोनॉमिक मॉडल्स। इसमें क्या करेंगे, इकोनॉमिक थ्योरीज एंड इकोनॉमिक मॉडल्स का भी फॉर्मुलेशन हम स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से कर पाते हैं। यहाँ पर देखिए क्या होगा, इकोनॉमिक थ्योरीज एस्टैब्लिश स्टैटिकल रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट set of statistical data offering conclusion of economic significance। मतलब यहाँ पर इकोनॉमिक थ्योरी बन जाती हैं, कुछ इकोनॉमिक मॉडल्स हम दे देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें पता है कि प्राइस एंड डिमांड में देयर इज़ द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, ये भी क्या है, एक इकोनॉमिक थ्योरी है। कैसे पता चला, स्टडी से पता चला कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ते हैं वैसे वैसे लोग अपनी डिमांड को कम कर देते हैं। तो ये सभी हमें स्टैटिस्टिक्स से पता चला। नेक्स्ट है हमारे पास इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब है पहले के ट्रेंड्स को देखते हुए, किसी भी पर्टिकुलर थिंग को ले लीजिए, उसके पहले के पीछे के ट्रेंड्स को देखते हुए आगे क्या हो सकता है उसके बारे में पहले से अनुमान लगा लेना, उसको हम क्या बोलते हैं, फोरकास्टिंग। जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं। किससे, स्टैटिस्टिकल स्टडीज़ से करते हैं। फोरकास्टिंग का मतलब कोई एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन नहीं है यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि भाई कुछ इवेंट्स को देखते हुए फ्यूचर कोर्स को पहले ही असेस कर लेना, राइट। मीन्स अगर पिछले 2 सालों से किसी चीज़ के प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं तो जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये रिजल्ट देंगे हमें कि नेक्स्ट ईयर भी प्राइसेस इस रेशियो तक इंक्रीज हो सकते हैं, राइट। तो ये होती है इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज में देखिए, वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलिसीज आर फॉर्म थ्रू स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन लाइक टैक्सेशन पॉलिसी फॉर्म बाय द गवर्नमेंट, राइट। इसमें देखिए फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज कैसे हो पाता है, विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसमें आपको ये देखना है, जैसे कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है, वो देखते हैं कि टैक्स की रेट क्या होनी चाहिए। टैक्स की रेट आपको पता है बजट में हमेशा फ्लक्चुएट करती, चेंज हो जाती है हर साल। तो टैक्स की रेट फिक्स कैसे होती है, ऑफ कोर्स स्टैटिस्टिक्स से होती है। जो मिनिस्टर्स हैं वो देखते हैं ट्रेंड को, किसके ट्रेंड को, लोगों की इनकम के ट्रेंड को, राइट, और अपनी नीड्स के ट्रेंड को, कि उनको रिवेन्यू की क्या नीड है और लोगों की पे करने की कैपेसिटी क्या है, राइट। तो इन दोनों चीज़ों को देखते हुए वो क्या तय करते हैं, टैक्सेशन पॉलिसीज़, टैक्सेशन की जो रेट्स होती हैं वो फॉलो करते हैं, राइट। नेक्स्ट आती है हमारे पास इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम आपको पता है, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम में हम इक्विलिब्रियम सिचुएशन देख सकते हैं, प्रोड्यूसर की, कंज्यूमर की, इन्वेस्टर की, राइट। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट देखें। इक्विलिब्रियम मीन्स एक अच्छा पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन। और यहाँ पर अगर हम कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम देखें तो कंज्यूमर वहाँ पर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होता है जहाँ पर वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करता है, राइट। और एक प्रोड्यूसर वहाँ इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होता है जहाँ पर वो मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करता है, राइट। तो ये सभी चीज़ें भी हम कहाँ से देख पाते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड्स के द्वारा देख पाते हैं। सो हियर आवर चैप्टर नंबर 1 इज़ कंप्लीट. That's all for this video. Thank you.